तोरे मुझे अब बिलाल जा रहा भाई, ये साथ पीने भगा जा रहा है पीना और का फिर भाई छते पे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोगों ने आपकी जो इंडक्शन मशीन होती है, फिर इंडक्शन मोटर होती है, उसमें मैंने आपको जब स्टेटर के आप जो है चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टेटर के लॉसेज और मैग्नेटाइजिंग करंट को निगलेक्ट, अगर मैं बोलूं स्टेटर का लॉस निगलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है दैट इज नथिंग बट यू कैन बी नेगलेक्ट द स्टेटर इंपीडेंस। और अगर स्टेटर का इंपीडेंस निगलेक्ट कर देंगे तो स्टेटर का ड्रॉप निगलेक्ट हो जाएगा। स्टेटर का ड्रॉप निगलेक्ट होने का मतलब है कि दैट इज सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू E1, V1 इज इक्वल टू E1 विल बी देयर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हम स्टेटर साइड के पैरामीटर को निगलेक्ट कर रहे थे तब हम अपने अपने इंडक्शन मोटर के कुछ पैरामीटर को हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और ये पैरामीटर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। प्री डिटर्मिनेशन, मशीन डिजाइन होने के बाद बिना मशीन में लोडिंग किए हुए उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, दैट इज आपका फुल लोड टॉर्क कितना होगा, फिर उसको रेटेड टॉर्क बोलते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, ये सब चीजें कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला चीज मैं जो आपका कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये सारे जो है मैं फार्मूले जो ड्राइव करूंगा वो आपके अप्रोक्सीमेट फार्मूले होंगे। मतलब जब आपने स्टेटर के पैरामीटर को निगलेक्ट कर रखा है तब आपका जो फुल लोड टॉर्क है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जो बेसिक आपकी जो टॉर्क की इक्वेशन होती है, बेसिक टॉर्क की इक्वेशन कल आपने निकाली थी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बेसिक टॉर्क इक्वेशन। जो बेसिक टॉर्क इक्वेशन है स्टेटर के पैरामीटर को निगलेक्ट करने के बाद, दैट इज TME। ये हमने कल निकाला था 180 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई NS इंटू S E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 होल डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S X2 नॉट का स्क्वायर। ये आपकी अप्रोक्सीमेट टॉर्क इक्वेशन थी। जब आप स्टेटर के पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो दिस इज द approximate torque equation in the induction motor।
ठीक है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टॉर्क, या फिर आपका दैट इज नथिंग बट द रोटर टॉर्क। ये आपके रोटर के अंदर इतना टोटल टॉर्क डेवलप हुआ, लेकिन इसमें से हम जो है फ्रिक्शन टॉर्क को हटा देंगे, फ्रिक्शन और विंडेज टॉर्क को घटा देंगे, तो 60 में जो टॉर्क पहुंचेगा वो निकल आएगा। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैलिड है फॉर ऑल द स्लिप ranging from 0, that is for all the slip that is ranging from 0, greater than 0 and less than or equal to 1। अगर आप जो है स्टार्टिंग के समय अपने टॉर्क को निकालना चाहते हैं, मशीन में स्टार्टिंग समय टॉर्क कितना होगा, तो स्टार्टिंग के समय जो स्लिप होती है, स्टार्टिंग के समय स्लिप कितनी होती है 1, उस स्लिप को यहां पर रख दीजिए तो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। अगर फुल लोड पे आप टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि फुल लोड के समय या फिर फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क कितना होता है, तो फुल लोड के समय स्लिप की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिएगा तो फुल लोड टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम जिस समय आपकी मशीन के अंदर मैक्सिमम टॉर्क ऑकर होगा उस समय स्लिप कितनी होगी, उस स्लिप को यहां पर रख देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो सारे टॉर्क हम निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकालने जा रहा हूं कि मैक्सिमम टॉर्क की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है जब मैं स्टेटर के पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तब के लिए आपका हाँ चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई जो है, पहले मैं बात कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट द कौन सा टॉर्क निकालने जा रहा हूं, फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क, जिसको हम TFL से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये फुल लोड टॉर्क होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। फुल लोड की या फिर फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क की जो डिफिनीशन होती है, ये वो टॉर्क होता है जो मशीन क्या करती है, फिर मोटर डेवलप करती है रेटेड वोल्टेज एट रेटेड करंट। जब आप मशीन में रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, उस समय मशीन के अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है उस टॉर्क को हम बोलते हैं फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क। अब ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है यार, फुल रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट पे जो टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क हमारा रेटेड टॉर्क होगा, तो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, समझाता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, समझिएगा। चलो मैं यहां पर एक इंडक्शन मोटर कंसीडर करूं, नाउ आई कैन बी एज्यूम इंडक्शन मोटर। पहले रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट का मतलब क्या होता है। रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट जो होता है वो हमेशा जो मशीन होती है उसकी नेम प्लेट रेटिंग में मेंशन होता है। और हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें, 3 फेज मशीन में जब भी 3 फेज में बारे में बात किया जाएगा तो जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट होता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फेज वोल्टेज और फेज करंट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको समझाने के लिए जो वैल्यू लिख रहा हूं उसको फेज में मान के करिएगा, और जब हम बात करेंगे, जब क्वेश्चन को करेंगे, तो जब भी आपको कुछ मेंशन नहीं होता 3 फेज में, जो वोल्टेज और करंट होता है वो रेटेड दैट इज द लाइन वोल्टेज और लाइन करंट होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यार रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट का मतलब क्या होता है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए इंडक्शन मोटर। ठीक है, समझिएगा, पहले रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट समझ रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है, और इस इंडक्शन मोटर से मैं कितनी आउटपुट पावर, कितनी पावर आउटपुट में लेना चाहिए। अच्छा, आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलेगी, एक्चुअली में आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचेगी, वही इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो मैं आउटपुट पावर लिखूंगा उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर लिखने वाला हूं। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट, मान लीजिए इस इंडक्शन मोटर में, ये आपके पास एक इंडक्शन मोटर है, और इस इंडक्शन मोटर में आउटपुट में आपको कितनी पावर चाहिए। मान लो आप आउटपुट में यू वांट टू टेक द आउटपुट, आउटपुट में कितनी पावर आप चाहते हैं, 5.5 किलोवाट पावर चाहते हैं। मतलब जो भी मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगी, उस मैकेनिकल पावर को जब मैं इलेक्ट्रिकल पावर, उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर लिखा है। ठीक है, 5.5 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में, तो रही पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने आउटपुट पावर लिखी है वो मैकेनिकल फॉर्म में नहीं लिखी है। ठीक है, मैंने आउटपुट पावर लिखी है दैट इज जो कि इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिकल पावर के। आउटपुट में आपको इतनी पावर चाहिए, जो भी मैकेनिकल पावर है उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर लिखिए। आउटपुट में आपको कितनी पावर चाहिए, 5.5 किलोवाट पावर आउटपुट में चाहिए। अगर आप मशीन में आउटपुट में इतनी पावर चाह रहे हैं तो आपको इनपुट में कुछ पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इनपुट में पावर देंगे तो मशीन के अंदर कुछ लॉस होगा और बची हुई पावर आपकी आउटपुट में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मान लीजिए मुझे मशीन में आउटपुट में इतनी पावर चाहिए, इस पावर को आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए मैंने अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को एक्साइट किया। क्या किया, एक्साइट किया। ठीक है, और एक्साइट किया मैंने, दैट इज एक्साइटेशन जो वोल्टेज है। नाउ आई कैन बी अप्लाइड द एक्साइटेशन।
दिस इज एक्साइटेशन, ठीक है, ये आपके एक्साइटेशन है। इतनी पावर आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए, इतनी पावर आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए आपकी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है। जो भी आपको आउटपुट में मैकेनिकल पावर है, उस मैकेनिकल पावर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर है, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जो भी आउटपुट में मैकेनिकल पावर है, उसका मैंने इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्जन लिखा है, ठीक है। इनपुट में मान लीजिए इतनी अगर आउटपुट में पावर चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना दे रहा हूं, मान लो दैट इज 400 वोल्ट एंड 20 एम्पियर में इनपुट में अप्लाई कर रहा हूं। मैंने इनपुट में कितना वोल्टेज अप्लाई किया, 400 वोल्ट एंड 20 एम्पियर, इतना वोल्टेज अप्लाई किया है। 3 फेज मशीन है तो ये लाइन वोल्टेज होता है, लेकिन हम लोग फेज वोल्टेज मान के चल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि दैट इज नथिंग बट द दिस इज, आपने इनपुट में कितना वोल्टेज अप्लाई किया, 400 वोल्ट। तो जो कंज्यूमर होगा और मैन्युफैक्चर डिजाइनर होगा, डिजाइनर पूछेगा कि भाई ये 400 वोल्ट क्या है, ठीक है, 400 वोल्ट क्या है, तो बोलेगा ये 400 वोल्ट का मतलब क्या है। अब देखिए समझिए, जो इंडक्शन मोटर होगी, 400 वोल्ट लिखा है, इंडक्शन मोटर होगी, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं ना। इस इंडक्शन मोटर में आपके स्लॉट होंगे, क्या होंगे, स्लॉट। नाउ दिस इज द स्लॉट, और इन स्लॉट में क्या होंगे, कंडक्टर प्लेस होंगे, क्या होंगे, कंडक्टर प्लेस होंगे। और इन कंडक्टर के बीच में क्या होगा, इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन की लेयर होगी। कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में भी इंसुलेशन होगा, और कंडक्टर और ये जो हमारे पास स्लॉट की बॉडी है, इसके बीच में भी इंसुलेशन होगा। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये मैंने क्या दिखा है, इंसुलेशन, दिस इज द इंसुलेशन, इंसुलेशन, ठीक है, दिस इज फॉर इंसुलेशन, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि अगर आप जो है 400 वोल्ट अप्लाई करोगे, कितना वोल्ट अप्लाई करोगे, 400 वोल्ट अप्लाई करोगे, तो ये जो इंसुलेशन मैंने डिजाइन किया, ये इंसुलेशन आपका डैमेज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो वोल्टेज है वो 400 से ज्यादा अप्लाई किया, तो जो इंसुलेशन है कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में, और कंडक्टर और स्लॉट की बॉडी के बीच में, ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, फिर डैमेज हो जाएगा। और अगर ये इंसुलेशन डैमेज हो गया तो आपका जो है दैट इज क्या होगा, फ्लैश ओवर स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ए फ्लैश ओवर। यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्लैश ओवर, दैट इज फ्लैश ओवर, फ्लैश ओवर। और जिसकी वजह से आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो आप बोलेंगे कि ये जो 400 वोल्ट है, ये वो सेफेस्ट वोल्टेज है जिसपे मेरी जो कंडक्टर है वो क्या नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, दैट इज नॉट विल बी द डैमेज, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, ये जो आपका वोल्टेज है सेफेस्ट वोल्टेज, कि अगर आप अपने सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा के 400 वोल्टेज तक ले जाएंगे, तब तक आपका जो इंसुलेशन है, किसके किसके बीच में इंसुलेशन, कंडक्टर टू कंडक्टर और आपका कंडक्टर स्लॉट की बॉडी के बीच में जो इंसुलेशन है वो डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने सप्लाई वोल्टेज को 400 वोल्टेज से इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो इंसुलेशन है वो क्या कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा। इसको बोलते हैं सेफ वोल्टेज, या फिर इसी को बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, ठीक है। रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है। फिर वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसपे आपकी जो मोटर है अप्लाई करने पे आपकी जो है मोटर क्या नहीं होगी, डैमेज। अगर उससे हल्का सा भी ज्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या कर जाएंगी, डैमेज हो जाएगी। तो सेफेस्ट वोल्टेज या फिर इसी को बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज बोलिए फिर सेफ बोलिए, बात सेम है। तो क्या मेरी बात क्लियर है कि से अगर रेटेड वोल्टेज जो भी, और यही वोल्टेज आपकी मशीन की नेम प्लेट रेटिंग में मेंशन होता है। तो मशीन की नेम प्लेट रेटिंग में अगर मान लीजिए 400 वोल्ट लिखा हुआ है, तो मतलब आप अपने इस मोटर में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, 400 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज, क्योंकि जो इंसुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज मतलब सेफ वोल्टेज, जब तक आपकी मशीन क्या नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द रेटेड वोल्टेज, इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज। अब ये क्या है, 20 एम्पियर, इसको रेटेड करंट बोलते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि जब आपकी जो वाइंडिंग है, ये जो 20 एम्पियर का करंट
कैरी करेगी। तो आप देखेंगे जब वाइंडिंग से करंट पास करेगा तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर लॉसेज होगा। और आई स्क्वायर आर इंटू लॉस अगर कुछ टाइम के लिए होगा तो दैट इज द हीट विल बी जनरेटेड। हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। और हीट की वजह से आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो दैट इज रेटेड करंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 20 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, 20 एम्पियर का करंट मान लीजिए आपने टी टाइम तक फ्लो कराया, तो जब ये करंट फ्लो करेगा तो आपका जो है क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, और ये लॉसेज अगर टी टाइम तक आपका, टी मतलब कितने, जो टाइम आपका कुछ टाइम के लिए, तो आपका क्या होगी, हीट जनरेट होगी। इस हीट की वजह से आपकी वाइंडिंग का क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। मान लीजिए जब 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो आपका जो है टी टाइम पे आपका जो वाइंडिंग का टेम्परेचर, क्योंकि आपका पावर लॉस होगा, पावर लॉस की वजह से टी टाइम पे आपका क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी। हीट की वजह से आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेफ टेम्परेचर है। लेकिन अगर मैं 20 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करा दूंगा, 20 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो आपका आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ जाएंगे, और जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा तो आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री से सेफेस्ट टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। और सेफेस्ट टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो है, जो इंसुलेशन है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और इंसुलेशन अगर मेल्ट कर जाएगा तो आपकी जो है, जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाएंगे, और आपकी जो है, जो वाइंडिंग है शॉर्ट होते ही इमीडिएटली क्या हो जाएंगी, वेरी वेरी ह्यूज करंट फ्लो करेगा, और ह्यूज करंट फ्लो करते ही आपकी जो वाइंडिंग है क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो दैट इज जो 20 एम्पियर का करंट ये मैंने मेंशन किया है, इस करंट की वजह से आपका क्या होगा, लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। और ये लॉस अगर थोड़े टाइम तक होगा, टी टाइम तक होगा, तो हीट डिसिपेशन होगी। हीट डिसिपेशन की वजह से क्या होगा, आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन 20 एम्पियर तक आपकी जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो सेफेस्ट वैल्यू तक रहेगा। किस वैल्यू तक, सेफेस्ट वैल्यू, मतलब उस टेम्परेचर पे आपका इंसुलेशन क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने करंट को 20 एम्पियर से ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो आपका जो है, जो हीट डिसिपेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जो हीट डिसिपेशन की वजह से आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर उसके रेटेड टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, और आपकी जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 20 एम्पियर आपका क्या है, सेफ करंट है। इस करंट को, इस इतने एम्पियर तक करंट फ्लो कराने पे आपकी जो वाइंडिंग है उसका जो टेम्परेचर है वो एक सेफ लिमिट तक रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड रेटेड करंट। मतलब मैक्सिमम मैं अपनी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करा सकता हूँ, 20 एम्पियर तक का करंट फ्लो करा सकता हूं। उस समय तक अगर 20 एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा तो मेरी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपकी सेफ लिमिट तक रहेगा। किस लिमिट तक रहेगा, सेफ लिमिट तक रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो आपका जो है रेटेड करंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करा सकता हूं कि मेरी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेफ लिमिट तक रहे। तो दिस इज कॉल्ड रेटेड करंट। दिस इज रेटेड करंट, या फिर आप बोल सकते हैं सेफ करंट। दिस इज रेटेड करंट। ठीक है, अब जरा ये बताओ यार, जो है कि जैसे आप देखेंगे कि अब आपका जो है, मान लेते हैं जो है कि आपका ये रेटेड वोल्टेज हो गया, ये रेटेड करंट हो गया। ठीक है, रेटेड वोल्टेज या फिर फुल लोड वोल्टेज या फिर फुल लोड करंट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, फुल लोड पावर फैक्टर भी मान लेता हूं। ठीक है, फुल लोड पावर फैक्टर भी मान लेता हूं मशीन का। ठीक है, फुल लोड पावर फैक्टर आई कैन बी कंसीडर नाउ। फुल लोड पावर फैक्टर या फिर फुल लोड पावर फैक्टर बोल सकते हैं, फिर फुल लोड के लिए वर्ड यूज किया जाता है रेटेड पावर फैक्टर। रेटेड, फुल लोड या फिर रेटेड, फुल लोड या फिर रेटेड, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, फुल लोड पावर फैक्टर फिर रेटेड पावर फैक्टर, जिसके लिए मशीन डिजाइन की गई है। ये जो वाइंडिंग डिजाइन की गई है मैक्सिमम 20 एम्पियर के लिए और मैक्सिमम आपका 400 वोल्ट, दैट इज फुल लोड पावर फैक्टर मान लेते हैं। अच्छा, रनिंग करते समय जो पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम कितना होता है, 0.8 के आसपास जाता है। तो फुल लोड पावर फैक्टर 0. स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि फुल लोड पावर फैक्टर 0.8 के आसपास होता है। दिस इज 0.8। तो अगर मैं इनपुट पावर निकालूं, आपको फुल लोड पावर फैक्टर मालूम है, रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट मालूम है, तो व्हाट इज द इनपुट पावर यू कैन बी सप्लाइड, व्हाट इज द इनपुट पावर? इनपुट पावर क्या हो जाएगी, 400 वोल्ट आपने वोल्टेज अप्लाई किया, 20 एम्पियर का करंट है, पावर फैक्टर 0.8 है। तो ये कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा, दिस इज नथिंग बट द 8, दिस इज 64 पॉइंट, हाँ 6.4 किलोवाट के आसपास आएगा। इतनी पावर आपने इनपुट में दी है, इतनी पावर आपने इनपुट में दी है। दिस इज द इनपुट पावर यू कैन बी अप्लाइड। इतनी पावर आपने इनपुट में दी है,
तो मशीन में क्या होगा, कुछ लॉसेज होंगे और लॉसेज होने के बाद 5.5 किलोवाट आपको आउटपुट में मिल जाएगी। अगर 3 फेज मशीन होगी तो 3 से गुणा कर देंगे। हम लोग सिंगल फेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं समझाने के लिए, एक्चुअली में लाइन वोल्टेज लाइन मैंने फेज लेके कर दिया है आपको समझाने के लिए, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 3 फेज के बारे में निकालेंगे तो 3 फेज इनपुट पावर इतनी होगी और दैट इज आपको आउटपुट में इतनी पावर। इनपुट में आप कितनी पावर दे, लगभग 19 दशमलव समथिंग दे रहे हैं, 19.2, और आउटपुट में जो पावर मिलेगी 16.5 के आसपास मिलेगी। बाकी आपका मशीन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि इनपुट पावर ज्यादा होगी, कुछ लॉसेज होंगे, बाकी आपकी पावर कहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी, आउटपुट में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जो है एक चीज और समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि ये आपका रेटेड करंट है और ये आपका रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट के समय आपकी मशीन जो टॉर्क डेवलप करती है उस टॉर्क को हम बोलते हैं फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क। अब उसको समझिएगा। और उस रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट पे जो आपकी मशीन जो टॉर्क डेवलप करेगी उसकी वजह से आपकी जो है मैकेनिकल पावर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट के समय आपकी मशीन जो टॉर्क डेवलप करती है दैट टॉर्क इज नोन एज ए रेटेड टॉर्क एंड रेटेड आपका फिर फुल लोड टॉर्क विल बी देयर, ठीक है। आप समझिएगा, जरा समझिएगा। अच्छा ये बताओ, नो लोड के समय मशीन कितना करंट ड्रॉ करेगी। अब समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेटेड करंट है आपका 20 एम्पियर। जब आपकी मशीन 20 एम्पियर का करंट कैरी करेगी तो उस समय आपकी जो है, जो मशीन के अंदर जो टॉर्क डेवलप होगा उस टॉर्क को बोलेंगे फुल लोड या फिर रेटेड टॉर्क। ये बताओ, नो लोड के समय आपकी मशीन कितना करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई से, वेरी वेरी स्मॉल करंट। नो लोड के समय आपकी जो मशीन होगी वेरी वेरी स्मॉल करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ये करंट आपका 1 एम्पियर है, क्योंकि स्मॉल करंट ड्रॉ करेगी, क्योंकि स्मॉल पावर का रिक्वायरमेंट होगा। तो नो लोड के समय आपकी जो मशीन है वो सप्लाई से 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है। और नो लोड के समय आपकी जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होगी। इस समय आपको वेरी वेरी स्मॉल पावर चाहिए केवल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज को, तो मशीन आपका 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगी। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे मैं अपने शाफ्ट पे लोड को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जैसे जैसे मैं शाफ्ट को लोड में बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो क्या आपकी जो मशीन है वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। हेलो, जैसे जैसे आप अपने लोड टॉर्क को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लोड टॉर्क मतलब आप अपने शाफ्ट में मैकेनिकल लोड को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मैकेनिकल लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मशीन ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे आप लोड टॉर्क को बढ़ाएंगे फिर शाफ्ट पे लोड को बढ़ाएंगे तो आपकी रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोटर की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द आपका दैट इज स्टेटर की फील्ड एंड रोटर के कंडक्टर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है। क्योंकि जैसे ही आपने जो है शाफ्ट पे लोड बढ़ाया, रोटर के पहले क्या था, नो लोड के समय आपकी स्टेटर की फील्ड और रोटर की जो स्पीड थी वो लगभग आसपास थी, ठीक है। जैसे ही लोड बढ़ाया तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोटर की स्पीड कम होते ही रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड एंड रोटर कंडक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड बढ़ने की वजह से फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्लक्स कटिंग बढ़ने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आपके रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा। रोटर के कंडक्टर में अगर इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो रोटर की वाइंडिंग में करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। रोटर की वाइंडिंग में अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो रोटर का फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रोटर का फ्लक्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके स्टेटर के फ्लक्स को ज्यादा अपोज करेगा, तो स्टेटर के फ्लक्स में कमी ज्यादा आएगी, और स्टेटर के फ्लक्स में कमी आ जाएगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपका जो स्टेटर है वो ह्यूज करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। क्या मेरी बात कहे, आपके ट्रांसफार्मर में थे, ट्रांसफार्मर में जैसी सेकेंडरी में करंट आता था तो सेकेंडरी की वजह से अपोजिंग फ्लक्स आता था, वो आपके मेन फ्लक्स को क्या करता था, कम करता था। और जितना ज्यादा वो कम करेगा उतना ज्यादा जो है आपका प्राइमरी से ज्यादा करंट ड्रॉ करता था उसको कंपनसेट करने के लिए। सेम प्रोसेस यहां भी होगा। मैंने बोला कि जैसे जैसे आप लोड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रोटर की स्पीड अगर कम होती जाएगी तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड रोटर कंडक्टर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगी। फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगी तो रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो दैट इज रोटर के कंडक्टर में अगर ईएमएफ ज्यादा होगा तो रोटर के कंडक्टर में करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस कर, ज्यादा करंट अगर रोटर के कंडक्टर में फ्लो करेगा तो दैट इज रोटर के कंडक्टर की जो फील्ड होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ज्यादा करंट है तो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा रोटर के कंडक्टर में, और रोटर के फ्लक्स में अगर रोटर के कंडक्टर में ज्यादा करंट है तो रोटर का फ्लक्स भी ज्यादा होगा। रोटर का फ्लक्स आपके स्टेटर के फ्लक्स को अपोज भी क्या करेगा,
ज्यादा करेगा। स्टेटर के फ्लक्स में कमी ज्यादा आएगी, अगर कमी ज्यादा आएगी तो स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी वो एडिशनल करंट ड्रॉ करेगी आपके फिर से स्टेटर के फ्लक्स को रेटेड पे लाने के लिए। तो मोर करंट कैन बी ड्रॉ, और ये जो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी तो दैट इज आपको दिखना चाहिए कि जैसे ही आपका जो है लोड को आप बढ़ाना स्टार्ट करें, ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप अपने इंडक्शन मशीन में क्या करेंगे, लोड को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मशीन ज्यादा करंट को क्या करेगी, ड्रॉ करेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब आप देखें नो लोड में करंट कितना था, 1 एम्पियर, मैंने लोड बढ़ाया, ये करंट बढ़ के 3 एम्पियर, और लोड बढ़ाया, ये करंट 5 एम्पियर, और करंट आपने लोड को बढ़ाया, ये करंट बढ़ता जाएगा 7 एम्पियर, और मैंने लोड को बढ़ाया, ये करंट मान लीजिए 11 एम्पियर, और मैंने बढ़ाया आपका जो है, जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जाएंगे आपकी मशीन अपने करंट को क्या करती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो आपका स्टेटर का करंट बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, मैंने बोला एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका स्टेटर आपका कितना करंट ड्रॉ करने लगेगा, 20 एम्पियर रेटेड करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। जिस समय आपका जो है जो मशीन है वो सप्लाई से 20 एम्पियर या फिर रेटेड करंट क्या करेगी, ड्रॉ करेगी, उस समय मशीन के अंदर जो टॉर्क डेवलप होगा उस टॉर्क को बोलते हैं रेटेड टॉर्क या फिर फुल लोड टॉर्क। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे नो लोड के समय वेरी वेरी स्मॉल करंट, लेकिन जैसे लोड को आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे मशीन अपने करंट को क्या करेगी, मशीन का करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता, मशीन कैन बी इंक्रीज या फिर मशीन सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। जैसे जैसे मैंने अपने शाफ्ट के लोड को बढ़ाया आपका जो है जो मशीन है उसका करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले ये 1 एम्पियर था, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, 6, और आप देखेंगे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिस समय आपकी जो मशीन है वो सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ करेगी, 20 एम्पियर रेटेड करंट ड्रॉ करेगी। जिस समय सप्लाई आपसे जो है, जिस समय मशीन सप्लाई से रेटेड करंट ड्रॉ करेगी उस समय मशीन के अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है उसको बोलेंगे रेटेड टॉर्क या फिर फुल लोड टॉर्क। इस समय जो मशीन की स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्पीड। हेलो, जिस समय मशीन सप्लाई से 20 एम्पियर से रेटेड करंट ड्रॉ करेगी उस समय आपकी जो मशीन की जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड या फिर रेटेड स्पीड। उस समय मशीन की जो स्लिप होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? या फिर इसको रेटेड स्लिप बोलेंगे। तो आप बोलेंगे कि आपका जो है फुल लोड टॉर्क या फिर आपका जो रेटेड टॉर्क होता है ये वो टॉर्क होता है जिस समय आपका, या फिर आप बोलेंगे कि मशीन के द्वारा डेवलप किया गया टॉर्क रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट में, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट या फिर रेटेड फ्रीक्वेंसी पे मशीन जो टॉर्क डेवलप करती है उस टॉर्क को हम बोलते हैं फुल लोड टॉर्क। और बेटा रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे जो मशीन टॉर्क डेवलप करे उस टॉर्क को बोलेंगे फुल लोड टॉर्क। उस समय जो मेरे मशीन की जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड रेटेड स्पीड या फिर फुल लोड स्पीड। उस समय आपकी जो मशीन की स्लिप होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप या फिर रेटेड स्लिप। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं, अब डेफिनेशन लिखे जा रहा हूं कि आपका रेटेड टॉर्क या फिर फुल लोड टॉर्क होता क्या है। ठीक है, नाउ यू कैन बी राइट, लिखिए फुल लोड टॉर्क या फिर रेटेड टॉर्क की डेफिनेशन लिखिए। इट इज द टॉर्क, इट इज द टॉर्क, it is the torque developed, it is the torque developed by the motor, by the motor at rated voltage comma रेटेड करंट। जब आपकी जो मशीन है उसका जो वोल्टेज होगा वो रेटेड वोल्टेज होगा और करंट भी कितना होगा, रेटेड करंट होगा, उस समय मशीन जो टॉर्क डेवलप करती है दैट टॉर्क इज नोन एज ए फुल लोड या फिर रेटेड। इट इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर एट द रेटेड वोल्टेज कॉमा रेटेड करंट। और फ्रीक्वेंसी भी कैसी होनी चाहिए, रेटेड। अच्छा ये बताओ, अगर मशीन आपका जो है रेटेड करंट ड्रॉ कर ली लेकिन वोल्टेज आपका रेटेड वोल्टेज नहीं, तो उस समय जो टॉर्क होगा क्या वो रेटेड टॉर्क कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। रेटेड टॉर्क के लिए डेफिनेशन है कि वोल्टेज भी रेटेड होना चाहिए, करंट भी रेटेड होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होना चाहिए, हर चीज रेटेड होना चाहिए, तब वो जो टॉर्क डेवलप करेगी दैट टॉर्क इज नोन एज ए रेटेड और फुल लोड टॉर्क। इट इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर एट रेटेड वोल्टेज and rated current
is known as full load torque और रेटेड टॉर्क। ठीक है, चलो। अच्छा, तो इसका मतलब जो है रेटेड टॉर्क कुछ नहीं है भाई। हेलो, अच्छा, रेटेड टॉर्क के समय आपकी जो रोटर की स्पीड होगी वो स्पीड क्या कहलाएगी? फुल लोड स्पीड या फिर रेटेड स्पीड। ठीक है, जो स्लिप होगी दैट इज स्लिप इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप। तो आप बोलेंगे कि आपका फुल लोड टॉर्क कुछ नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। इस टॉर्क के समय जो आपके रोटर की जो स्पीड होती है वो फुल लोड स्पीड होती है, जो स्लिप होती है वो आपकी फुल लोड स्लिप होती है, और जो वोल्टेज होता है सप्लाई वोल्टेज वो रेटेड वोल्टेज के बराबर होता है, और आपका जो करंट होगा वो रेटेड करंट। जिस समय आपका जो है सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है, सप्लाई करंट रेटेड करंट के बराबर है, उस समय जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका क्या कहलाता है? दैट इज फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क जिस समय आपकी मशीन फुल लोड टॉर्क डेवलप करती है उस समय आपकी जो रोटर की स्पीड है दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्पीड, उस समय जो स्लिप होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप। ठीक है, तो ये बताइए फुल लोड टॉर्क जब आपका डेवलप हो रहा होगा उस समय आपकी जो मशीन है वो किस स्लिप पे रन कर रही होगी? फुल लोड स्लिप पे रन कर रही होगी। अगर आपको अपनी स्लिप की वैल्यू मालूम है, किसी भी समय अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हो उस समय की स्लिप मालूम है, उस स्लिप को यहां पर रख देंगे तो आपका वो टॉर्क आ जाएगा। फुल लोड के समय आपकी जो मोटर है वो किस स्पीड पे रन करती है? फुल लोड स्पीड पे। उस समय स्लिप क्या होती है? फुल लोड स्लिप होती है। तो यहां पर मैं जब जो है स्लिप की वैल्यू फुल लोड स्लिप रखूंगा तो उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मेरा फुल लोड टॉर्क होगा। तो मैं लिख रहा हूं that is full load torque is nothing but the full load torque। full load torque को आप रिप्रेजेंट करते हैं TFL। full load torque is nothing but the this is a electromagnetic torque। ये आपका कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। किस स्लिप में? दैट इज फुल लोड स्लिप में। जब आप स्लिप की वैल्यू कितनी रख देंगे? फुल लोड टॉर्क जब समय डेवलप हो रहा होगा उस समय स्लिप क्या होती है? फुल लोड स्लिप होती है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लिप की वैल्यू रख दूंगा, फुल लोड के समय स्लिप मालूम है, उसको रखने पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वही आपका कौन सा टॉर्क होगा? फुल लोड टॉर्क। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आप फुल लोड स्लिप में निकाल लीजिए तो जो टॉर्क आएगा वही आपका फुल लोड टॉर्क है। तो फुल लोड टॉर्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एट कब? जब आपकी स्लिप कितनी है? फुल लोड स्लिप। जब स्लिप आपकी कितनी है? फुल लोड स्लिप है। जब आपका जो है फुल लोड टॉर्क डेवलप हो रहा होगा उस समय आपकी जो मोटर है वो किस स्लिप में रन कर रही होगी? फुल लोड स्लिप पे। जो रोटर की स्पीड है वो कितनी होगी? फुल लोड स्पीड। उस समय आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज होगा? रेटेड वोल्टेज। और आपका जो मशीन है वो कितना करंट ड्रॉ कर रही होगी? रेटेड करंट। रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पे आपकी जो मशीन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप कर दे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका फुल लोड टॉर्क होगा। तो जिस समय रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट होगा उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ही आपका फुल लोड टॉर्क कहलाता है। उस समय जो स्लिप होती है फुल लोड जब टॉर्क डेवलप हो रहा होगा उस समय स्लिप कितनी होगी? SFL फुल लोड स्लिप। जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप। तो मैंने बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट कर लूं फुल लोड स्लिप पे तो जो मेरा टॉर्क होगा वो मेरा फुल लोड टॉर्क होगा। तो फुल लोड टॉर्क की जो है इक्वेशन क्या आने वाली है? फुल लोड टॉर्क। चलो, अगर आपको अपने मशीन की स्लिप मालूम है तो स्लिप को रख दीजिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग फुल लोड के समय फुल लोड टॉर्क जब डेवलप होता है उस समय स्लिप मालूम है तो बस स्लिप यहां रख दीजिए तो आपका जो है फुल लोड टॉर्क कैलकुलेट। तो फुल लोड टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, दैट इज फुल लोड टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई NS इंटू फुल लोड टॉर्क के समय स्लिप कितनी होती है? फुल लोड स्लिप इंटू E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस स्लिप कितनी होगी फुल लोड टॉर्क के समय? SFL X2 नॉट का होल स्क्वायर इंटू R2। दिस इज द फार्मूला ऑफ फुल लोड टॉर्क। जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिलेशन चाहिए। फुल लोड टॉर्क का ये मैथमेटिकल फार्मूला है।
अगर आपको किसी भी समय स्लिप मालूम है तो उस समय कितना टॉर्क डेवलप निकाले। फुल लोड के समय आपको स्लिप मालूम होती है, फुल लोड के समय आपकी जो मशीन है वो किस स्लिप पर रन करती है, फुल लोड स्लिप में। बस उस फुल लोड स्लिप को वहां पर रख दीजिए, आपका टॉर्क निकल आएगा। ठीक है, इस फार्मूले में एसएफएल क्या है, वेयर एसएफएल क्या है, दिस इज कॉल्ड फुल लोड स्लिप। दिस इज फुल लोड स्लिप एंड दैट इज, अगर आपको जो है फुल लोड स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो ये बताओ रोटर की स्पीड फुल लोड के समय क्या होगी। फार्मूले का तो रोटर की स्पीड क्या होती है, एनएस 1 माइनस एस, यही होता है। फुल लोड के समय आपको स्लिप मालूम है, तो अगर मैं फुल लोड के समय स्लिप रखूंगा तो स्पीड किस समय क्या आ जाएगी, फुल लोड के समय। तो फुल लोड के समय आपका जो है जो स्लिप होती है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, फुल लोड के समय आपको अगर अपने मोटर की स्पीड मालूम है तो आप स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फुल लोड के समय स्पीड देगा कि यार फुल लोड के समय आपकी जो मशीन है वो इसी स्पीड से रन कर रही है, तो स्लिप का फार्मूला क्या होता है, स्लिप का फार्मूला होता है एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस। फुल लोड के समय अगर आप जो है रोटर की स्पीड यहां पर रख देंगे तो स्लिप भी फुल लोड की आ जाएगी। तो दैट इज फुल लोड स्लिप इज इक्वल टू होता है, दैट इज एनएस माइनस फुल लोड स्पीड, एनएस माइनस रोटर की स्पीड एट फुल लोड डिवाइडेड बाई एनएस। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करेंगे फुल लोड स्लिप को निकालने के लिए। अगर आप स्लिप की वैल्यू फुल लोड में निकालना चाहते हो तो रोटर की स्पीड फुल लोड के समय रख दीजिए, जिस भी समय की स्लिप निकालना चाहते हो उस समय की रोटर की स्पीड रख दीजिएगा, क्योंकि फुल लोड के समय जो रोटर होता है, फुल लोड के समय रोटर किस स्पीड से रोटेट करेगा, दैट इज एनआरएफएल, फुल लोड रोटर स्पीड, एनआरएफएल। यहां मैं लिख देता हूं, एनआरएफएल क्या है, दैट इज वेयर NRFL is known as a full load speed, rotor speed at full load, rotor speed at full load। फुल लोड के समय अगर आपको रोटर की स्पीड मालूम है तो स्लिप की वैल्यू निकाल लेंगे, और स्लिप अगर आपके पास आ जाएगा, स्लिप को यहाँ पर रख दीजिएगा तो आपका फुल लोड टॉर्क डेवलप आपका कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, और ये मैं कॉमन डेटा क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब इस डाटा को मैं हर बार यूज करूंगा। जब मैं आपका मैक्सिमम टॉर्क निकालूंगा तो भी इसी डाटा को यूज करूंगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग टॉर्क निकालूंगा तो भी इसी डाटा को यूज करूंगा। ये सेम डाटा आई कैन बी यूज थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो चीजें मैं लेकर आऊं ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है, किताब में आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क के फार्मूले में अगर आपको जिस समय का टॉर्क चाहिए उस समय की स्लिप रख दीजिएगा तो आपका पास उस समय का टॉर्क आ जाएगा। फुल लोड के समय आपको स्लिप मालूम होती है। ठीक है, चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। चलिए, कॉमन डाटा क्वेश्चन है, ए थ्री फेज 240 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज 6 पोल स्टार कनेक्टेड। अच्छा, जो कनेक्शन दिया जाता है वो स्टेटर साइड का दिया जाता है कि रोटर, रोटर साइड तो स्टार होता है, जो कनेक्शन दिया जाता है वो हमेशा स्टेटर की वाइंडिंग का दिया जाता है। ठीक है, स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज स्टैंड स्टिल रोटर लीकेज इंपीडेंस बोला है। स्टैंड स्टिल रोटर इंपीडेंस को हम Z2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, Z2 नॉट, स्टैंड स्टिल रोटर लीकेज रिएक्टेंस, नॉट ए इंपीडेंस। Z2 नॉट इज द रोटर लीकेज इंपीडेंस, नॉट रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस अगर दिया होता है स्टैंड स्टिल तो X2 नॉट दिया होता, उसने बोला है स्टैंड स्टिल रोटर लीकेज
जिसको उसने Z2 नॉट से प्रिंट किया, और हम भी इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज Z2 नॉट इज इक्वल टू, Z2 नॉट कितना होता है, R2 प्लस JX2 नॉट, 0.12 प्लस J 0.85, इतना ओम पर फेज। ठीक है, बोल रहा है assuming stator to rotor टर्न रेशियो, स्टेटर टू रोटर टर्न रेशियो मतलब ए की वैल्यू दी है, टर्न रेशियो दैट इज, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज ए इज इक्वल टू 1.8, ए की वैल्यू 1.8 दी हुई है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है, पहला पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फुल लोड टॉर्क, कैलकुलेट द फुल लोड टॉर्क ऑफ द मोटर, calculate the full load torque of the motor when it is excited, when it is excited with full load voltage, with rated voltage, rated voltage अप्लाई कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज कॉमा रेटेड फ्रीक्वेंसी दी हुई है भाई, हेलो, ये आपका रेटेड वोल्टेज दिया है, ये रेटेड फ्रीक्वेंसी दिया है, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी and operated full load स्पीड, फुल लोड स्पीड दी है भाई, किसकी स्पीड देता है, रोटर की स्पीड देता है, फुल लोड स्पीड ऑफ 960 आरपीएम, 6 पोल की मशीन है, सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 आरपीएम होगी, फुल लोड के समय आपका जो रोटर है 960 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। अब उसने एक लाइन लिखी है, ये आगे आपको दिखे, बोल रहा है निगलेक्ट द स्टेटर लॉसेज, ये लाइन लिख दी है तो आपका काम आसान हो गया, नेग्लेक्ट द स्टेटर लॉसेज एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। स्टेटर के लॉसेज को निगलेक्ट करने का मतलब है कि इंपीडेंस निगलेक्ट करने में ना, और इंपीडेंस निगलेक्ट करने का मतलब है स्टेटर का इंपीडेंस निगलेक्ट करने का मतलब उसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, मैं हमेशा यही डाटा यूज करूंगा, जो भी आपका मैक्सिमम टॉर्क वर्क निकालना होगा इसी डाटा को यूज करूंगा, ये डाटा याद रखिए, कॉमन डाटा क्वेश्चन है, हमेशा मैं यही डाटा लेके चलूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई। देखो, 3 फेज मशीन में जब भी आपको वोल्टेज दिया होता है, उसने वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ये हमेशा लाइन वोल्टेज दिया होगा, सप्लाई वोल्टेज दिया होता है, V1 का लाइन वोल्टेज दिया है, लेकिन यार कैलकुलेशन के लिए आपको फेज वोल्टेज चाहिए। अब फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में अलग होता है और डेल्टा कनेक्शन में अलग होता है, डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, और आपका स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स है। तो कनेक्शन के बारे में देगा भाई, कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, लाइन वोल्टेज मालूम है तो फेज वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, रेटेड फेज वोल्टेज आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा हमेशा कनेक्शन के बारे में बताएगा, कैसा कनेक्शन है, नहीं बताया तो स्टार मान के ही क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बताएगा कि कैसा कनेक्शन किया, और जो कनेक्शन होता है वो स्टार का। गिवन डाटा है आपका, गिवन डाटा, गिवन डाटा में
सप्लाई वोल्टेज का कौन सा वोल्टेज दिया है? 3 फेज सप्लाई सिस्टम में हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, ये लाइन वोल्टेज है, लेकिन आपको तो फेज वोल्टेज चाहिए, तो कनेक्शन की तरफ देखें, कैसा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन है तो दैट इज V1 फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फेज वोल्टेज निकालेंगे, 240 डिवाइडेड बाई √3, और मेरे ख्याल से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 138.56 वोल्ट आएगा। कैसा वोल्टेज आएगा? इतना वोल्टेज आएगा। ये तो आपका फेज वोल्टेज आ गया, सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल सही निकाला है वीवो। चलो, उसके बाद आप देखेंगे यार जो है आपको क्या बोल रहा है, हेलो, स्टेटर के लॉसेज को निगलेक्ट करना है। स्टेटर के लॉसेज को निगलेक्ट करने का मतलब स्टेटर का इंपीडेंस निगलेक्ट होगा, और इंपीडेंस निगलेक्ट होने का मतलब इंपीडेंस ड्रॉप निगलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका E1, ठीक है, क्योंकि आपका दिया हुआ है स्टेटर लॉसेज आर निगलेक्टेड, दैट मीन्स स्टेटर impedance and stator drop is neglected। ये कहने का उसका मतलब है, जब भी ये बोलेगा स्टेटर के पैरामीटर को निगलेक्ट करने का मतलब है, ठीक है। तो दैट इज इस केस में जो आपका E1 फेज होगा, E1 फेज वोल्टेज, E1 की वैल्यू लगभग किसके बराबर आ जाएगी? V1 के बराबर आ जाएगी। और वो कितना हो जाएगा बेटा? 138.56। ये मैंने नहीं लिखा, उसने बोला था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही बोलेगा भी। और आप देखेंगे टर्न रेशियो दिया है, स्टेटर टू रोटर टर्न रेशियो, ए की वैल्यू आपको दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी दी है? 1.8। तो यहां से आप E2 नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। E2 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 फेज डिवाइडेड बाई 8। और यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे E2 नॉट की वैल्यू 138.56 डिवाइडेड बाई 1 और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे मेरे ख्याल से आ रही है 76 आपका 98 वोल्ट। तो आपका E2 नॉट कैलकुलेट हो गया। अब आप देखेंगे फुल लोड टॉर्क निकालना है आपको। कौन सा टॉर्क निकालना है? फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क निकालने के लिए फुल लोड स्लिप चाहिए। क्या चाहिए? फुल लोड स्लिप। और फुल लोड स्लिप का फार्मूला भी मैंने बताया था। फुल लोड स्लिप का फार्मूला होता है दैट इज NS माइनस फुल लोड स्पीड, रोटर की फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाई NS। तो आपको क्या चाहिए? सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड तुम्हें मालूम है, फ्रीक्वेंसी दी है, पोल दिए हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको चीजें देखनी है कि भाई क्या चीज हो रही है। चलो, यहां बात करें नेक्स्ट, तो दैट इज आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है। नंबर ऑफ पोल दिए 6। तो यहां से मैं सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकता हूं। सिंक्रोनस स्पीड होगी 120F डिवाइडेड बाई P, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा? 1000 RPM। फुल लोड स्पीड क्या है भाई? हेलो, रोटर ये दिया है भाई, हेलो, फुल लोड, रोटर इज ऑपरेटेड फुल लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड किसकी दी होती है? रोटर की स्पीड दी होती है हमेशा। फुल लोड के समय रोटर कितनी स्पीड से? 960 RPM से रोटेट करा। तो फुल लोड और रोटर स्पीड कितनी है? 960 RPM। तो यहां से आप फुल लोड स्लिप निकाल सकते हैं। फुल लोड के समय स्लिप क्या हो जाएगी? NS माइनस रोटर की स्पीड किस समय? फुल लोड के समय डिवाइडेड बाई NS। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1000 माइनस कितना आ जाएगा? 960 डिवाइडेड बाई 1000। तो फुल लोड स्लिप आ गई आपकी, जो है फुल लोड के स्लिप है दैट इज 0.4 आएगा, 0.04। दिस इज द फुल लोड। फुल लोड के समय आपकी जो स्लिप है, अगर परसेंटेज में है तो 4% स्लिप है।
ठीक है, दिस इज द फुल लोड स्लिप। एक बार फुल लोड स्लिप आ गई, अब आपको क्या चाहिए बेटा, फुल लोड टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। फुल लोड टॉर्क की वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, फुल लोड टॉर्क निकालना था। फुल लोड टॉर्क का फार्मूला था 180 डिग्री 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns, दैट इज फुल लोड टॉर्क निकालना है तो स्लिप भी किस समय की रखनी है, फुल लोड की स्लिप रखनी है। E2 नॉट स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस फुल लोड टॉर्क के लिए फुल लोड स्लिप चाहिए इंटू x2 नॉट का स्क्वायर। तो भाई देखो तुम्हें जो है, मतलब अभी E2 नॉट तो मैंने निकाल लिया है, फुल लोड स्लिप भी निकाल लिया, अभी R2 और x2 नॉट रह गए हैं। R2 और x2 नॉट निकालने के लिए आप देखेंगे कि आपका रोटर का स्टैंड स्टिल लीकेज इंपीडेंस दिया है Z2 नॉट, उसको भी निकाल लेते हैं। हाँ, रोटर का स्टैंड स्टिल इंपीडेंस लीकेज इंपीडेंस Z2 नॉट कितना दिया है भाई, ये दिया है आपको 0.12 प्लस J 0.85। और ये होता कितना है अगर आपसे मैं पूछूं, Z2 नॉट जो होता है वो होता है R2 प्लस J X2 नॉट। स्टैंड स्टिल के समय दिया, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल के समय रोटर का अगर आप जो है लीक इंपीडेंस निकालेंगे तो रोटर का रेजिस्टेंस होता है R2 और स्टैंड स्टिल समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उस समय रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं रोटर का जो लीकेज है X2 नॉट। तो रोटर का लीकेज इंपीडेंस स्टैंड स्टिल समय R2 प्लस J X2 नॉट होता है, ये होता है। कंपेयर कर दीजिए तो यहां से रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.12 ओम पर फेज। ये जो आपको दिया था ये ओम पर फेज दिया था, देख लीजिए वहां पर। और रोटर का स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा 0.85 ओम पर फेज। सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, सारी वैल्यू रख देते हैं। E2 नॉट तुमने निकाला था, E2 नॉट निकाला था तुमने, दैट इज कितना 76.98 वोल्ट। हाँ, फुल लोड स्लिप तुमने निकाली है 0.04। सारी चीज मालूम है, यहां रख देते हैं। सिंक्रोनस स्पीड तुम्हारे पास है तो फुल लोड टॉर्क हो जाएगा, तो फुल लोड टॉर्क है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू सिंक्रोनस स्पीड आई है 1000 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, फुल लोड स्लिप है 0.04। हाँ, दैट इज E2 नॉट, E2 नॉट है 76.98 का होल स्क्वायर। हाँ, रोटर का वाइंडिंग का रजिस्टर 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12 का होल स्क्वायर प्लस फुल लोड स्लिप है 0.04, दिस इज 0.85 का होल स्क्वायर। और बेटा टॉर्क है ना, टॉर्क की जो आपकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर होती है। और यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 52.38 न्यूटन मीटर। दिस इज द फुल लोड टॉर्क। आपकी जो मशीन है वो कितना फुल लोड टॉर्क डेवलप करेगी, फुल लोड के समय द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मशीन इज 52.38। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मशीन एट द फुल लोड। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मशीन एट फुल लोड। फुल लोड के समय आपकी मशीन इतना टॉर्क डेवलप करने वाली है। क्या फुल लोड टॉर्क में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको किसी भी समय टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फार्मूला होता है, उस टॉर्क के फार्मूले में स्लिप रख दीजिए उस समय की। स्टार्टिंग के समय अगर मुझे टॉर्क निकालना होगा, टॉर्क का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सही है, ठीक है। स्टैंड स्टिल के समय आपको स्लिप मालूम होती है 1 होती है, 1 रख दीजिए तो आपका स्टैंड स्टिल या फिर स्टार्टिंग के समय आपका टॉर्क आ जाएगा। मुझे फुल लोड के समय टॉर्क चाहिए तो तुम्हारे स्लिप की वैल्यू फुल लोड के समय, जब फुल लोड या फिर रेटेड वैल्यू के है, फुल लोड के समय आपकी जो स्लिप होती है उसको हम SFL बोलते हैं, फुल लोड स्लिप बोलते हैं। बताएं, स्लिप को रखा, फुल लोड के समय की स्लिप को रखा और अपने टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया, तो जो टॉर्क हो फुल लोड टॉर्क होगा बस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टॉर्क,
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज ए मैक्सिमम टॉर्क। जब आप स्टेटर पैरामीटर को निगलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आता है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क, या फिर इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम टॉर्क वो टॉर्क होता है जो मैक्सिमम टॉर्क आपकी मशीन डेवलप कर सकती है। अगर मेरा लोड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा हो जाए तो क्या मशीन कभी रन कर पाएगी? क्या नहीं, मशीन रुक जाएगी। आपकी जो मशीन जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकती है, अगर आपका लोड टॉर्क आपके मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा है, ठीक है, अगर मेरा मान लीजिए कोई किसी भी वेट को उठाने की जो मेरी मैक्सिमम उससे ज्यादा वेट रख दिया जाए तो मैं उठा थोड़ा पाऊंगा यार, ठीक है। तो दैट इज, इसीलिए बोलते हैं कि अगर मेरा जो लोड टॉर्क है अगर वो मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा हो जाए तो आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करने का मतलब ब्रेकिंग टॉर्क, जिसपे आपकी मशीन रुक जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क का दूसरा नाम होता है ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क मतलब कि अगर आपका जो लोड टॉर्क है वो इस टॉर्क से बढ़ जाएगा तो आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी मतलब रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगा मशीन में, क्योंकि मशीन रन नहीं करेगी। ब्रेकिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क को बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क, या फिर इसको बोलते हैं पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क आपने कई बार नाम सुना होगा, पुल आउट टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का ही नाम होता है पुल आउट टॉर्क। अच्छा ये बताओ, जब आपका लोड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क से कम है या फिर उसके बराबर है तब तक तो मशीन चलती रहेगी। हेलो, आपने अपने लोड टॉर्क को बढ़ाया, जब तक आपका जो लोड टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क से क्या है, कम है, या फिर आपका जो लोड टॉर्क है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम टॉर्क तक जाएगा, तब तक तो आपकी मशीन रन करती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका लोड टॉर्क इस मैक्सिमम टॉर्क से बढ़ जाएगा, आपकी मशीन आपकी रनिंग से किस कंडीशन में आएगी, स्टॉपिंग कंडीशन में आ जाएगी, मतलब पुल कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब ये टॉर्क वो टॉर्क है, इस टॉर्क से अगर आपने अपने लोड टॉर्क को इस टॉर्क से बढ़ा दिया तो आपकी मशीन खींच ली जाएगी आपकी रनिंग से स्टॉपिंग कंडीशन में। पुल आउट टॉर्क, पुल आउट मतलब खींच लेना। आपकी पहले मशीन रन कर रही थी लेकिन जैसे ही आप लोड टॉर्क को इस टॉर्क से ज्यादा बढ़ा देंगे आपकी मशीन आपकी स्टेबल रीजन से अनस्टेबल रीजन में पुल कर ली जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं पुल आउट। पुल आउट मतलब होता है खींचना, एक रनिंग मशीन स्टॉपिंग कंडीशन में आ जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं पुल आउट टॉर्क, ठीक है। और इसी का एक नाम होता है स्टालिंग टॉर्क। स्टालिंग का मतलब स्टॉप करने वाला टॉर्क। अगर आपका टॉर्क लोड टॉर्क इस टॉर्क से बढ़ जाएगा तो आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी, रन करना बंद कर देगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टालिंग टॉर्क। स्टालिंग टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के इतने सारे नाम हैं और मैक्सिमम टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी मैक्स से। इस टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखे दे रहा हूं, द मैक्सिमम टॉर्क is represented by Tmax। Tmax, Tmax का मतलब कौन सा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, या फिर इसको पुल आउट टॉर्क, या फिर स्टालिंग टॉर्क, या फिर ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। इस टॉर्क को थोड़ा सा कल करेंगे क्योंकि एक काम है, थोड़ा सा मुझे आज काम है, ठीक है। तो आज मैं भी क्लास यहीं पर बंद कर रहा हूं, कल लेकिन मैं आपकी क्लास मॉर्निंग में लूंगा 7:30 या फिर 8 बजे से, और उस क्लास को लंबी ले लूंगा। तो आज जो मैं 1 घंटा आपको कम पढ़ा रहा हूँ कल मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, क्योंकि कल मुझको जाना है घर, ठीक है। तो मेरी इवनिंग में ट्रेन है तो इवनिंग में क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो कल मेरा टॉर्क वाला ये पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।